अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल स्टडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नज़्म। टॉपिक क्या है? नज़्म। हालांकि इससे पहले वाली क्लास में हम नज़्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म की तारीफ़ क्या है, नज़्म का लुग़वी माना क्या है, नज़्म और नस्र में फ़र्क क्या है, नज़्म हैयत के एतबार से कितनी अक़साम होती है, नज़्म की मिसरों के एतबार से कितनी अक़साम होती है, ये सभी चीज़ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों के ही लिहाज से वो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब जो टॉपिक दोस्तों हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा। नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा यानी नज़्म की शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम आगे जानेंगे। पहले हम ये बताना चाहेंगे कि नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा वाला जो टॉपिक है, सेकंड ग्रेड के लिहाज से और फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से दोनों में ही बहुत ज़्यादा काम का है। तो ये देखा जाए तो दोनों क्लास ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ग्रेड्स में काम आ सकती थी। लेकिन आगाज़ व इर्तिक़ा की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ सेकंड ग्रेड के ही काम का है। थर्ड ग्रेड में इतना डीपली सवाल नहीं पूछे जाते, पर फिर भी थर्ड ग्रेड वाला अगर देख लेंगे सरसरी तौर पर कुछ चीज़ें से मिल जाएगी तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या पता इनसे सवाल पूछ लिए जाएँ। हालांकि इनसे इतने डीपली सवाल पूछे नहीं जाते, सिर्फ नज़्म की तारीफ़ से मुतालिक ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हैयत के एतबार से कितनी होती है, मुसल्लस मुसद्दस मुखम्मस कहते किसे हैं, इनमें कितने मिसर होते हैं, ज़्यादातर आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे। या पहली ये पूछा जा सकता है पहली नज़्म कौन सी है, नज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई, ये छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगाज़ और इर्तिक़ा से इतने ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। फिर भी आप इसे देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, मुनासिब रहेगा। आप इसे देखें और बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ में है नहीं तो सिर्फ हम पढ़ देंगे, आपको सुनना है और आप इस बात को समझ पाएंगे। चलिए बातों का सिलसिला यही ख़त्म करूँगा और बस यही कहूँगा कि एक कमेंट आया था, सर वीडियो में मेरा नाम ले लीजिएगा। मुख्तियार अली राजगढ़ चूरू से एक बंदा है जिन्होंने कहा था सर मेरा नाम ले लीजिएगा। तो पता नहीं नाम लेने से क्या होता है, स्टूडेंट कितना खुश हो जाते हैं पता नहीं। तो नाम लेने के लिए तो आप सभी के नाम हैं, आप भी अपना नाम लिस्ट लेकर भेज दीजिए। हालांकि नाम तो उनके ज़्यादा लिए जाते हैं जो लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, जैसे नूर है, जोया है, एक आस्था है, ये कंटिन्यू क्लास में आते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा नाम लेने का ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर फिर भी कोई कमेंट कर देता है मेरा नाम ले लीजिए, तो बहरहाल मैं समझता हूँ कोई औचित्य वाली बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप कहेंगे तो अगली क्लास में आपका नाम ले लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा नज़्म का नज़्म का बयान और आगाज़ व इर्तिक़ा। तो पहले हम नज़्म के बयान के बारे में रफली तौर पे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पहली क्लास को पढ़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ निशानदेही करता चलता हूँ कि पहले हमने क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों नज़्म का बयान। क्या पढ़ा था? नज़्म का बयान। के नज़्म किसी भी कलाम मौज़ू को क्या कहा जाता है? नज़्म कहा जाता है, जिसमें अल्फाजों को तरतीब के साथ लिखा जाता है। फिर हमने बताया था कि किसी भी अदब को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नज़्म और नस्र। नज़्म अपना आप में एक नज़्म खुद एक सिन्फ होती है और सभी गज़ल, मसनवी, मरसिया सभी को मिलाकर भी एक सिन्फ अलग होती है। तो नज़्म को दो एतबार से अलग अलग नाम से जाना जाता है। नज़्म का लुग़वी माना क्या होता है? पिरोना। क्या होता है? पिरोना। अब नज़्म के लुग़वी माना को लड़ी में मोती पिरोना भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ज़ेबाइश, आराइश, तरतीब देना, निज़ामत करना, निज़ाम, ये सभी चीज़ें भी इसमें काउंट की जा सकती हैं। सभी का मतलब ही नज़्म व ज़ब्त होता है। फिर हमने बताया था नज़्म और नस्र में फ़र्क क्या होता है। नज़्म क्या होती है? कलाम में मौज़ू होती है और नस्र गैर मौज़ू कलाम होते हैं। उसके बाद हमने दोस्तों नज़्म की तारीफ़ पढ़ी थी, नज़्म के लुग़वी माना को पढ़ा था। उसके बाद हमने नज़्म से मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात को पढ़ा था कि नज़्म के अंदर एक मरकज़ी ख़याल होना ज़रूरी है, केंद्रीय बिंदु होना ज़रूरी है, जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म लिखी जाती है। उसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा था नज़्म हैयत के एतबार से चार अक़साम होती हैं, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। फिर ये भी बताया था पाबंद नज़्म और नसरी नज़्म ये दोनों आपके निसाब में यानी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थर्ड ग्रेड को चारों ही याद रखनी है। सेकंड ग्रेड में मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपको बताया था पाबंद नज़्म किसे कहते हैं, जिसमें रदीफ़, क़ाफ़िया, बहर की पाबंदी की जाती है, वह पाबंद नज़्म कहलाती है। फिर हमने कुछ नज़्मों के नाम बताए थे
नज़ीर अकबर आबादी, अल्ताफ़ हुसैन अली अकबर इलाहाबादी, इन सभी के नाम लेकर बताए थे। फिर बताया था पाबंद नज़्म की एक मिसाल दी थी, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जिसको पढ़कर बताया था कि पाबंद नज़्म का फॉर्मेट कुछ ऐसा हुआ करता है। पाबंद नज़्म के बाद दूसरी नज़्म आती तो दोस्तों मुअर्रा नज़्म। कौन सी है? मुअर्रा नज़्म, जिसको इंग्लिश में ब्लैंक वर्स कहा जाता है। ये भी पाबंद नज़्म की तरह ही होती है, लेकिन इसमें काफ़ी की पाबंदी नहीं होती है, लेकिन बहर वगैरह की पाबंदी की जाती है। उसके बाद हमने कुछ शुअरा के नाम बताए थे जो इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अख्तरुल ईमान हुए, नून मीम राशिद हुए, ये सभी चीज़ें इसमें, ये सभी नाम इसमें शामिल होते हैं। और हमने नून मीम राशिद की एक नज़्म, आज़ाद नज़्म ज़ादे सफ़र हमने पढ़ी थी। इसके बाद तीसरी थी दोस्तों आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में फ्री वर्ड्स कहते हैं। ये थोड़ी आज़ाद होती है, इसमें रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी नहीं होती है, लेकिन हाँ बहर की पाबंदी इसमें की जाती है। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बहर को बार बार छोटा या बड़ा किया जाता है। ज़रूरत के मुताबिक बहर को बार बार छोटा या बड़ा किया जाता है। यूँ समझ लीजिए बार बार हर मिसरों में बहर को अलग अलग चेंज कर दिया जाता है। तो हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि इसमें बहर होती ही नहीं है। जब बार बार चेंज हो जाती है तो बहर का क्या सेंस? ठीक है, ये बात हमने आज़ाद नज़्म में पढ़ी थी। और आज़ाद नज़्म के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी और कुछ लोगों के नाम, कुछ शायरों के नाम यहाँ पर बताए थे। और आज़ाद नज़्म की एक मिसाल हमने चांद तारों का बन एक मिसाल के तौर पे हमने पढ़कर आपको बताई थी। इसके बाद आती है नसरी नज़्म। तो नसरी नज़्म को हमने शॉर्ट एंड स्वीट में यूँ समझा था कि नसर को नज़्म के हैयत में लिख देना, नसर को नज़्म के तरीके से लिख देना ही क्या कहलाता है? नसरी नज़्म कहलाता है। इसमें रदीफ़, काफ़िया, बहर किसी की भी पाबंदी नहीं होती, बस कंटिन्यू लिख दी जाती है। लेकिन इस लिहाज से लिखी जाती है कि उसमें तरन्नुम, एक नगमगी, एक आहंग उसमें पाया जाए। ठीक है, और हमने एक मिसाल निदा फाजली की एक नसरी नज़्म की हमने एक मिसाल भी पढ़ी थी। यहाँ पर दोस्तों चारों हैयत के एतबार से नज़्म की जो 4 अक़साम होती है वो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नज़्म की हैयतें मिसरों के आधार पर। मिसरा कहते हैं लाइन को, हिंदी में कहते हैं पंक्ति, कहते हैं पंक्ति और मिसरे। एक लाइन का है तो शेर हो ही नहीं सकता, 2 लाइन में तो नॉर्मल शेर होते हैं, 3-3 लाइन में होती है, 2-2 लाइन में होगी तो मसनवी कहला जाएगी, अगर बार बार चेंज हो जाएगी तो सीधी सी बात है। 3-3 लाइन में मुसल्लस कहलाती है, 4 लाइन वाली मुरब्बा कहलाती है, 5 लाइन वाली मुखम्मस कहलाती है, 6 लाइन वाली मुसद्दस कहलाती है, 7 लाइन वाली मुसब्बा कहलाती है, 8 लाइन वाली मुसम्मन कहलाती है, 9 लाइन वाली मुतस्सा कहलाती है और 10 लाइन वाली मुअश्शर कहलाती है। यानी ये बंद का प्रकार है, बंद की अक़साम है कि कितनी लाइनों में बंद लिखे जाते हैं और उन नज़्मों को क्या कहा जाता है। आपके निसाब में, सेंगर के निसाब में मुरब्बा, मुखम्मस और मुसद्दस 3 ही दी गई है। बाकी आप सिर्फ नाम याद रख लें तो ही आपके लिए काफ़ी है। और हमने बारी बारी मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मा, मुसम्मन, मुतस्सा और मुअश्शिर, इन सभी के बारे में हमने दोस्तों बारी बारी पढ़ा था कि कौन किस लाइन में होती है। साथ में ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए 3 लाइन का बंद है, 4 लाइन का बंद है या 5 लाइन का बंद है तो कैसे लिखा जाएगा। पहले के 5 बंद में सभी के काफ़ी क्या और सभी के रदीफ़ काफ़ी क्या होंगे? सेम होंगे। रदीफ़ नहीं तो कम से कम काफ़ी तो क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन जब दूसरा बंद लिखा जाएगा तो उसकी ऊपर वाली सभी लाइनों के काफ़िए चेंज हो जाएंगे। लास्ट वाली लाइन का जो काफ़िया होगा वो पहले वाले काफ़िए का क्या होगा? सिमिलर होगा। यही तरीका एक फॉर्मेट होता है। और हमने मुसद्दस से हाली के 2 बंद आपको पढ़ के सुनाए थे। उसके बाद हमने शायरी इस्तिलाहात में शेर पढ़े थे, शायरी पढ़ी थी, सब पढ़े थे गज़ल वाले टॉपिक में। लेकिन कुछ चीज़ें थी, एक बहर और एक वज़न आपके समझ में नहीं आया था, तो हमने बहर और वज़न को एक बार वापस वाज़ेह कर दिया था ताकि आप इनको समझ सकें। और इसके बाद दोस्तों हमने टॉपिक हमारा ख़त्म किया था उर्दू नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा पर। यहाँ पर अल्लाह का हमने अपना टॉपिक एंड कर दिया था। तो चलिए यहाँ से हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं दोस्तों, आज आगे बढ़ाते हैं। आपको सिर्फ सुनना है और बातों को डीपली समझना है कि क्या बात चल रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ़ है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा शुमाली हिंद से होती है। ये बात बिल्कुल साफ़ है, तय हो चुकी है कि उर्दू की इब्तिदा, शुरुआत कहाँ से होती है? शुमाली हिंद से होती है। शुमाल किसे कहते हैं? उत्तरी भारत। उर्दू नज़्म की इब्तिदा दक्कन से होती है। सरजमीन दक्कन नज़्म का गहवारा है। बात समझें आप। उर्दू की शुरुआत तो होती है शुमाल से, उर्दू की शुरुआत होती है शुमाल से, लेकिन जब बात की जाती है उर्दू नज़्म की
तो उर्दू नज़्म कहाँ से होती है? दक्कन से। कहाँ होती है? दक्कन से, जिसको मैं दक्कन भी कहता हूँ, और दक्कन का मतलब दक्षिणी क्षेत्र होता है। क्या होता है? दक्षिणी क्षेत्र होता है। दक्कन में उर्दू नज़्म की इब्तदाई नमूने मिलते हैं और यहीं से उर्दू नज़्म की इब्तदा मानी जाती है। उर्दू की पैदाइश शुमाली हिंद से होती है। कैसे होती है? आइए बारी बारी आपको समझाते हैं। सबसे पहले उर्दू की शुरुआत कैसे होती है, आप चीज़ों को कनेक्ट करते चलें, आप समझ जाएंगे। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली से दक्कन चले आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से, ये बात तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो इतना बड़ा मुल्क है, जब पाकिस्तान और इतनी लंबी चौड़ी बॉर्डर के साथ ये मुल्क इतना बड़ा था, और तब भी सबसे अहम जो चीज़ मानी जाती थी, जहाँ पर सारी सल्तनत कायम रहती थी, आज भी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, तो उस ज़माने में भी दिल्ली को सेंटर पॉइंट माना जाता था। उस ज़माने से ही दिल्ली को बहुत अहम माना जाता है। तो सभी बादशाह बैठते कहाँ थे? दिल्ली में ही बैठते थे और वहीं से बैठकर सारा शासन चलाते थे। तो 1294 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली थे, लेकिन दिल्ली से कहाँ चले जाते हैं? दक्कन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दक्कन चले जाते हैं। जब गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना इसमें शामिल थे, और उधर के पूरे एरिया जो है ना, सारे ये सब मिलकर क्या दक्कन बनता था? क्या बनता था? दक्कन बनता था। यहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत को 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उन पर एक अमीर मुकर्रर किया, जिसे अमीरान सद्दा कहा गया, और ख़ुद शुमाल चले गए। ये बात आपको थोड़ी समझनी है। ये 100 हिस्सों का मतलब क्या है? ऐसा नहीं बांट दिया। उस ज़माने में क्या होता था, एक बादशाह को जब अपना मुल्क, अपना विस्तार करना होता था, एक बादशाह को अपनी सल्तनत का विस्तार करना होता है, तो क्या करता था? आज दिल्ली है, फिर कहीं हमला किया, थोड़ा और आगे चला गया, फिर हमला किया, किसी और किले पर चढ़ाई की और आगे चला गया। जब वहाँ पर चला गया तो जाहिर सी बात है वो अकेला वहाँ बैठ कर सल्तनत तो नहीं संभाल सकता। तो वहाँ पर हमला करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, वहाँ पर कामयाबी हासिल करने के बाद, अपने यहाँ से एक अमीरान सद्दा, क्या बोलते हैं इसको? अमीरान सद्दा वहाँ पर नियुक्त कर देता था। एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता कि तुझे मेरे बाद यहाँ पर शासन संभालना है, और ख़ुद वापस मेन सीट, जहाँ दिल्ली में उसकी मेन सीट हुआ करती थी, वहीं अपनी गद्दी पर जाकर बैठ जाता था। यही सिस्टम सारे राज्य चलाते, फिर कहीं दूसरी जगह जाकर चढ़ाई करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली से कहाँ गया? दक्कन गया। दक्कन में अपना विस्तार किया, और वहाँ पे एक अमीरान सद्दा, यानी वहाँ की जो सल्तनत थी, वहाँ का जो राज्य था, उसको 100 अलग अलग भागों में बांट कर सभी को एक अलग अलग अधिकारी बना दिए। गांव में क्या कहते हैं आज के नॉर्मल, उस ज़माने का मुझे पता नहीं, गांव के हिसाब से सरपंच बना दिए, सरपंच के ऊपर उप सरपंच बना दिए, सरपंच के ऊपर पार्षद बनाए, ठीक है, फिर ग्राम पंचायत बनाई, नगर पालिका बनाए, विधायक बनाए, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा पूरा कैबिनेट का सिस्टम बनाकर एक अमीरान सद्दा बना दिया। यूँ समझ लीजिए मुख्यमंत्री बनाकर वहाँ पर चले आए। ये काम उन्होंने किया, और ये काम आगे भी चलता रहा, और देखा जाए तो आज तक भी चला ही आ रहा है। ठीक है, कि मेन जो सल्तनत होती है, केंद्र सरकार होती है, दिल्ली से होती है, उसके अलावा राज्य सरकार सब अलग अलग संभालते हैं, और सभी की कैबिनेट बैठा करती है। उस ज़माने में भी सिस्टम चला आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 100 हिस्सों में, ऑलमोस्ट 100 हिस्सों में अपनी पूरी हुकूमत को वहाँ पर बांट के एक अमीरान सद्दा नियुक्त कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1294 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दक्कन आते हैं, और देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर उसे अपना दारुल हुकूमत यानी राजधानी बना लेते हैं। दारुल हुकूमत किसे कहते हैं दोस्तों? राजधानी कहते हैं। देवगिरी जो जगह थी उसको दौलताबाद नाम दे देते हैं। और 1294 से 1327, ऑलमोस्ट कितने साल बाद? 100 साल बाद ये काम चला आया। करीब 40-50 साल बाद, या कितना टाइम हो गया, 27 से लेकर काफ़ी लंबे अरसे के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पर? वो भी दिल्ली से कहाँ आते हैं? दक्कन आते हैं, और देवगिरी को अपनी राजधानी बना लेते हैं, और दौलताबाद को नाम दे देते हैं। ये चीज़ आप हिस्ट्री में दोस्तों पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका उर्दू से क्या कनेक्शन है, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ करेक्ट करके। और ये भी अमीरान सद्दा को तमाम निज़ाम हुकूमत सुपुर्द करके दिल्ली को चले जाते हैं। ये भी सारा निज़ाम सुपुर्द कर देते हैं अमीरान सद्दा, और कहते हैं मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सारा काम संभाल लेना। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में यही अमीरान सद्दा ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली और एक नई हुकूमत बनाई, जिसका नाम बहमनी सल्तनत रखा। और ये उस ज़माने से चला आ रहा है कि जब भी किसी अमीरान सद्दा को कोई हुकूमत संभलाई जाती थी, और अगर वो पावरफुल होता था, समझदार होता था, तो क्या करता? खुद अपनी सरकार खुद बना लेता था, वो खुद बादशाह बन के उससे विद्रोह कर देता था। तो यहाँ पर भी एक अमीरान सद्दा को किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। उसने खुद मुख्तारी कर ली, यानी आज़ादी हासिल कर ली। खुद मुख्तारी मतलब होता आज़ादी हासिल कर ली, और बहमनी सल्तनत उसको नाम दे दिया। बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन हसन शाह बहमन था। अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी था। बहमनी सल्तनत में 14 सुल्तान गुजरे हैं। कितने गुजरे हैं दोस्तों? 14 सुल्तान गुजरे हैं। लेकिन इनमें 8वें बादशाह फिरोज शाह बहमनी और 9वें बादशाह अहमद शाह बहमनी ने उर्दू
उर्दू ज़बान को फ़रोग दिया। उर्दू ज़बान को क्या दिया? फ़रोग दिया। ये की और को करेक्शन रह जाते हैं मतलब में छोटे मैटर में, तो आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, टाइपिंग में रह जाती थी मिस्टेक। 8वें बादशाह और 9वें बादशाह दोनों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी 14 बादशाह यूँ ही चलते आए हैं। आगे और भी हैं जिनका और आगे जिक्र किया जाएगा। फिरोज शाह के दौर में बंदा नवाज गैसू दराज उनके दरबारी शायर हैं, जिनकी एक अहम नज़्म है चक्की नामा। कौन सी है? चक्की नामा। ये 8वें बादशाह हैं। उसके बाद अहमद शाह के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी उनके दरबारी शायर हैं, जिन्होंने कदमराव पदमराव मसनवी लिखी। कदमराव पदमराव क्या है दोस्तों? मसनवी है, जिसके बारे में हम मसनवी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक चीज़ आपको बेनिफिट क्या होगा इन सब चीज़ों को पढ़ने से, एक चीज़ और आप याद रखिए, आप जब उर्दू का इतिहास पढ़ेंगे, उर्दू अदब पढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें याद वापस नहीं करनी पड़ेगी। कदमराव पदमराव हम मसनवी में पढ़ चुके हैं, कदमराव पदमराव गज़ल वाले टॉपिक में भी नाम लिया था घुमा फिरा कर, यानी यही चीज़ घूम फिर कर वापस आ जाती है, यही चीज़ घूम फिर कर वापस आ जाती है। इसको मैं पहले मर्सी में भी कुछ घुमा फिरा कर नाम लिया था, फिर मसनवी में लिया था, अब ये नज़्म वाले टॉपिक में वापस आ गया है। अब गज़ल का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं वापस नाम इनका आ जाएगा, और फिर मेन उर्दू अदब जब पढ़ा जाएगा, उर्दू हिस्ट्री जब पढ़ी जाएगी, इन चीज़ों को वापस काउंट किया जाएगा। यानी आप चीज़ों को उससे दिमाग में सेट करते जाएंगे कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, फिर आप सभी चीज़ों को मर्ज करेंगे तो सभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर फिल्म ऐसे चल रही थी। तो 9वें बादशाह कौन से? अहमद शाह। उनके दरबार में कौन से कवि थे, कौन से शायर थे? फ़खरुद्दीन निज़ामी। और उन्होंने क्या लिखी थी? कदमराव पदमराव मसनवी लिखी थी, जो कि पहली मसनवी मानी जाती है। लेकिन नज़्म की असलियत और मौज़ूआती नज़्म का मुकम्मल आगाज़ कुतुब शाही दौर में मिलता है। बहमन शाह के बाद कौन सी शाह चलते हैं? कुतुब शाह। ये भी कुतुब शाही भी 5 सुल्तान गुजरे हैं। इनके बाद आदिल शाही दौर का आगाज़ होता है, जो उर्दू ज़बान को तरक्की देने में अहम नाम है। दक्कन में उर्दू के इब्तदाई नमूने मिलते हैं और यहीं से उर्दू नज़्म की इब्तदा मानी जाती है। दक्कन से ही उर्दू नज़्म की शुरुआत मानी जाती है। वसीतर मफ़हूम में नज़्म से मुराद पूरी शायरी है, जैसे गज़ल, कसीदा, मरसिया, रुबाई, वासोख्त वगैरह। ये सभी चीज़ें किसमें शामिल कर ली जाती है? नज़्म में ही शामिल की जाती है वसी तौर पर। लेकिन गज़ल के सिवा ख़ास किस्म की शायरी को भी नज़्म कहते हैं। गज़ल के सिवा कोई भी किस्म हो, चाहे मरसिया हो चाहे मसनवी, सभी को नज़्म ही कहा जाएगा। इस किस्म की नज़्म के लिए एक मरकज़ी ख़याल होता है, एक केंद्रीय बिंदु होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसमें किसी बात का बतौर तसलसल के साथ पेश किया जाता है। तो अब दोस्तों बात कहाँ से शुरू होती है? उर्दू ज़बान की तो इब्तिदा कहाँ से होती है? शुमाल से होती है, लेकिन दक्कन से ही नज़्म की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं नज़्म की इब्तिदा दक्कन से होती है तो कैसे होती है, आइए बारे बारे जानते हैं। इब्तदाई दौर में मजहबी और सूफियाना नज़में लिखी जाती थीं। दक्कन में बहमनी हुकूमत में ख्वाजा बंदा नवाज शाहबाज क्या इनका तखल्लुस है, और मेरे कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है, तखल्लुस की अलामत आती नहीं काफ़ी प्रॉब्लम से, तो शाहबाज क्या दोस्तों का तखल्लुस है, क्या है? तखल्लुस है। बंदा नवाज गैसू दराज का नाम है, शाहबाज का तखल्लुस है कि यहाँ बहुत सी नज़में मिलती हैं। चक्की नामा एक अहम नज़म है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। बुरहानुद्दीन जानम ने तसव्वुफ़ के मौजू पर नज़में कही हैं, जिनमें हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी और बशारतुल ज़िक्र उसकी मिसाल है, जो कि आदिल शाह की हुकूमत के दौरान लिखी गई थी। कुतुब शाही दौर में उर्दू शायरी को ख़ास तवज्जो दी गई। कुतुब शाही दौर में सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनको पहले साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, सवाल बारहा पूछा गया है। पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मज़हब और इश्क उनका पसंदीदा मौजू था। दूसरे जो बादशाह आते हैं वो है मोहम्मद कुतुब शाह। कौन है? मोहम्मद कुतुब शाह। ये इनके भतीजे भी हैं, इनके दामाद भी हैं। इनके कलाम में नज़्म, गज़ल, कसीदा, मरसिया वगैरह सभी मिलते हैं। इनके कलाम में सभी कुछ मिलता है। उसके बाद आगे दौर बढ़ता है, फिर आते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन आते हैं? अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखी हैं, जैसे, और मुख्तलिफ मौज़ूआत में भी क्या चीज़ें शामिल करते हैं? मसलन फलों को, फूलों को, बरसात, तरकारियाँ, चरिंद परिंद, रस्म व रिवाज, ईद, शब बारात, उनकी नज़मों का मौजू था। इनके दौर में मुल्ला वजही और गवासी भी अहम शायर गुजरे हैं। यानी कुतुब शाही दौर में सबसे अहम जो शायरों के नाम लिए जाते हैं, तो मुल्ला वजही और गवासी भी उनमें बहुत अहम नाम शामिल होते हैं। ये था दक्कन का मामला। अब बात करते हैं दोस्तों शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म का आगाज़ कैसे होता है। आखिर नज़्म तो पूरे हिंदुस्तान में फैली है, तो बताइए शुमाली हिंद में कैसे इसका आगाज़ होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। दक्कन में
नज़्म के सबसे उम्दा नमूने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कलाम में मिलते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उर्दू नज़्म का आगाज़ नज़ीर अकबर आबादी से होता है। कुली कुतुब शाह को मिलते हैं नमूने, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ। बाकायदा तौर पर शुरुआत अगर मानी जाती है तो किसकी मानी जाती है? नज़ीर अकबर आबादी की। लेकिन ये भी पहले शायर नहीं माने जाते, ये पहले नज़्म निगार नहीं माने जाते, ठीक है। शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म का आगाज़ कैसे होता है? अफजल की बिकट कहानी नज़्म का आगाज़ से होता है। किससे होता है? अफजल की बिकट कहानी से होता है। ये 12 मासा का अंदाज में लिखी गई है। बिकट कहानी में एक औरत के शौहर से हिजर फिराक की कहानी को पेश किया गया है। इसमें 1325 अशार थे। कितने अशार थे दोस्तों? 1325 अशार थे। 12 मासा के रूप में ये लिखी गई है। इसके अलावा नज़्म के नमूने जाफ़र ज़टरली के कलाम में मिलते हैं। ये एक सिपाही पेशा इंसान थे। इनकी अहम नज़में इनकलाब ज़माना है। उन्होंने अपने कलाम में अपने दौर की सियासी माशी बदहाली को पेश किया है। इनके कलाम में सबसे पहले तंज़ो मिज़ाह के नमूने मिलते हैं। फ़हाशी, उरियानी, फहशगोई, ये सब इनके कलाम में मौजूद हैं। इसलिए इनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिली है, इसलिए इनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। फ़हाशी, फहशगोई, इसको कहते हैं उरियानी, नंगापन, फूहड़पन, ठीक है, जिसे कहा जाता है। थोड़ा बोल्ड टाइप से इन्होंने नज़में लिखी, इसलिए इनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। लिखी तो बहुत ज़्यादा है जाफ़र ज़टरली ने भी। जाफ़र ज़टरली से आप समझ सकते हैं बिल्कुल टटली इंसान थे, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या लिखते थे? फहश लिखते थे, बहुत ज़्यादा बोल्ड लिखते थे। उन्होंने अपने दौर के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को निशाना बनाया है। 1719 में शुमाली हिंद में वली दक्कनी का दीवान आया। अब दौर आया है नेक्स्ट लेवल का। 1719 में वली दक्कनी का क्या आया? दीवान आया। दीवान किसे कहते हैं? शायरी किताब को दीवान कहते हैं, ठीक है। परेशान ना हो, दीवान क्या है सर, दीवान क्या है। उस दीवान की आमद के बाद उर्दू शायरी ख़ासकर गज़ल को खूब तरक्की मिली। इस दौर के अहम तरीन शुअरा फ़ाइज़ दहलवी, हातिम, आबरू, मज़हर और आरज़ू हैं। फ़ाइज़ दहलवी, हातिम, आबरू, मज़हर जाना, आरज़ू लखनवी, ये सभी कौन है दोस्तों? मशहूर शायर हैं। फ़ाइज़ दहलवी के कलाम में नज़्म के भी अच्छे नमूने मिलते हैं। इनकी नज़मों में हिंदी के अल्फाज बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद का दौर उर्दू शायरी के लिहाज से अहद ज़र्नी यानी सुनहरी दौर कहा जाता है। कौन सा दौर कहलाया जाता है? अहद ज़र्नी। कौन सा दौर? इसके बाद जो दौर आया, ये दौर ख़ासकर गज़ल का दौर था, लेकिन इसी दौर में नज़्म निगारी का भी बाकायदा आगाज़ होता है। बाज़ाब्ता तौर पे सौदा, दर्द और मीर जैसे लोग इसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इसको सुनहरी दौर कहा जाता है। ये तीनों हम असर शायर हैं। सौदा, मीर और दर्द, तीनों हम असर समकालीन एक ही साथ के शायर हैं। उन्होंने गज़ल को दर्जे कमाल तक पहुँचाया। सौदा ने कसीदे पर भी तवज्जो दी है। दर्द खालिस गज़ल गो शायर हैं। सौदा ने कसीदे भी लिखे हैं और गज़ल भी लिखी है। दर्द जो हैं खालिस गज़ल गो शायर हैं, सिर्फ गज़लें लिखी है। मीर ने गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया और रासोख्त पर भी गरज की हर सिन्फ में तिबा आजमाई की है। इस दौर में उर्दू नज़्म का भी बाकायदा आगाज़ होता है। नज़ीर अकबर आबादी को पहला बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर नज़्म का मुजिद माना जाता है। ये लाइन आपको क्या करनी है? याद रखनी है कि हालांकि नज़ीर अकबर आबादी को नज़्म का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर क्या माना जाता है दोस्तों? मौजिद माना जाता है। उन्होंने अवामी अनासिर और जज्बात को अपनी नज़्मों का मौजू बनाया है, इसलिए ये अवामी शायर कहलाए। अवामी शायर किसे कहते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अवामी शायर किसे कहते हैं? नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं। किसे कहते हैं? नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं। उन्होंने गज़ल से हटकर नज़्म की रिवायत को मजबूत किया। नज़ीर अकबर आबादी ने सब के सब गज़ल लिख रहे थे, उन्होंने हटकर नज़्म को परवान चढ़ाना शुरू किया। लेकिन उनके बाद उर्दू नज़्म का मैदान सुनसान और खामोश हो गया। लेकिन 19वीं सदी की चौथी दहाई में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे बाकमाल शायर पैदा हुए। उसके बाद 1857 का हंगामा हुआ और दिल्ली और लखनऊ की अदबी महफिलें उजड़ गई और हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो गया, यानी अंग्रेज़ों का निज़ाम शुरू हो गया। बहुत से उदबा और शुअरा दिल्ली और लखनऊ से हिजरत करके दीगर शहरों की तरफ हिजरत कर गए, यानी वहाँ से चले गए। कुछ लाहौर चले जाते हैं, जिनमें आज़ाद, मुंशी प्यारेलाल, मौलवी करीमुद्दीन, सैयद अहमद अली और हाली वगैरह थे। इसी दौर में अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए बहुत सी अंजुमनों का क़याम हुआ। बहुत सारी सभाएँ, बहुत सारे संघ बनने लगे।
इसी दौर में लाहौर में 21 जनवरी 1865 में एक अंजुमन कायम की गई। तारीख याद रखनी आपको, 21 जनवरी 1865 को एक अंजुमन, एक संघ बनाया गया जिसे अंजुमन इशाअती मतालिब मुफीदा पंजाब नाम दिया गया। और शॉर्ट में इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसी को अंजुमन पंजाब भी कहा जाता है, और इसके बारे में हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहीं से जदीद नज़्म की बुनियाद मजबूत हुई और जदीद नज़्म के बानियान कौन माने जाते हैं? हाली और आज़ाद। ये अंजुमन GW लायंटर की सरपरस्ती में शुरू हुई, जो कि लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्हें मशरिकी उलूम से दिलचस्पी थी। अंग्रेज़ों में बहुत सारे घटिया लोग हुए हैं, बहुत सारे, पर अंग्रेज़ों में काफ़ी लोग ठीक ठाक भी थे, जिनको ना यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद था। कर्नल हॉलराइट हुए और जॉन गिलक्रिस्ट हुए, GW लायंटर हुए। इन्होंने काफ़ी ना ज़बान को तरक्की देने का भी काम किया इन लोगों ने। इस अंजुमन के सदर पंडित मनफूल थे। सदर कौन थे? मनफूल थे। और GW लायंटर कौन थे? इनकी सरपरस्ती में ये संरक्षक थे। क्या थे? संरक्षक थे। अंजुमन पंजाब के सबसे मुतहर्रिक रुकन कर्नल हॉलराइट थे। कौन थे? कर्नल हॉलराइट थे। मुतहर्रिक कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, मुहर्रिक भी लिखा हो सकता है, मुतहर्रिक भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव सक्रिय इंसान कौन थे? कर्नल हॉलराइट थे। इस अंजुमन के मकासद क्या थे? इस अंजुमन के 4 मकासद थे। जदीद उलूम की तरवीज व इशाअत, दूसरा सनअत व तिजारत की तरक्की। सनअत कहते हैं औद्योगिक विकास, ठीक है। सनअत व हिरफत भी लिखा हो सकता है, सनअत व तिजारत भी हो सकता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, इस दौर के बाअसर अहले इल्म का अंग्रेज़ी अफसरान से जोड़ पैदा करना। और चौथा था अवाम में अंग्रेज़ों से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करना। लोगों को लगता था अंग्रेज़ हमारे ख़िलाफ़ हैं, अंग्रेज़ नुकसान पहुँचाना। ज़ाहिर सी बात है, अंग्रेज़ हमारा नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ अंग्रेज़ अच्छे भी थे, तो ये कहते थे अगर उनका कॉपरेट किया जाए तो ये मुल्क का निज़ाम सही चल सकता है। तो इस तरह की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए भी इस अंजुमन को कायम किया गया था। 1867 में लायंटर के बाद आज़ाद को इसका सेक्रेटरी बनाया गया। 1867 में लायंटर हट गया, उसके बाद किसको बनाया गया? आज़ाद को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इसका क्या बनाया गया? सेक्रेटरी बनाया गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वाबस्तगी से इस अंजुमन को ख़ास तवानाई मिली और अल्ताफ़ हुसैन हाली की भी अहम मुआवनत रही, बहुत ज़्यादा मदद रही, और ये अंजुमन ने बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। 8 मई 1874 में कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में एक नए तर्ज की बुनियाद रखी गई। इस अंजुमन के तहत 10 मुशायरे हुए। कितने मुशायरे हुए दोस्तों? 10 हुए। ये भी पूछा जा सकता है। ये मुशायरे बिल्कुल नई तर्ज के थे। नया क्या था इसमें? इस मुशायरे में मिसराई तरह के बजाय मौज़ूआती अंदाज में मुशायरे होने लगे। मिसराई तरह छोड़कर क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? मौज़ूआती इस्तेमाल किया जाएगा। मौज़ूआती का मतलब है एक मौजूद चुना जाने लगा। एक टॉपिक ले लिया जाता था, उस टॉपिक पे ही नज़में पढ़नी होती थी, और बारी बारी सबका नंबर आ जाता था। देख, आज टॉपिक ले लिया भाई, आज हम बताएंगे सिर्फ गरीबी के बारे में, आज का टॉपिक मुफलिसी, आज का टॉपिक बरसात, आज का टॉपिक पैसा। ऐसे टॉपिक ले लिया जाता, फिर बारी बारी सबसे उनसे नज़में पढ़वाया जाता था। इसे मौज़ूआती नज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मौज़ूआती नज़्म कहते हैं। और इसका आगाज़ कब हुआ था दोस्तों? अंजुमन पंजाब से हुआ था 8 मई 1874 में। इस अंजुमन में सबसे पहला मुशायरा जो हुआ था वो बरसात के मौजू पर हुआ था। किस पर हुआ था? बरसात के मौजू पर हुआ था। अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी इस अंजुमन में बहुत अहम किरदार रहा है। यहीं से जदीद नज़्म की बुनियाद पड़ती है। आज़ाद और हाली जदीद नज़्म के बानियान माने जाते हैं। बानियान जमा है बानी की, बानी कहते हैं ईजाद करने वाले को, उसके बानी माने जाते हैं, मौजिद माने जाते हैं। हाली ने इस अंजुमन में 4 नज़्में पढ़ी हैं, बरखा रुत, निशात उम्मीद, हुब्बुल वतन और मनाजिर रहम इंसाफ। किसने पढ़ी है? हाली ने पढ़ी है। आज़ाद ने इस अंजुमन में 10 नज़्में पढ़ी है। कितनी पढ़ी है? 10 पढ़ी है। पहली नज़्म शब कद्र थी, जिसे पहली नज़्म शब कद्र थी। शब कद्र का मतलब शब कद्र वो त्यौहार और शब कद्र नहीं, बल्कि इससे मुराद क्या है? रात की खुसूसियात, रात के बारे में बातें की गई थी। इसी दौर में अल्लामा शुबली, नौमानी, इस्माइल मेरठी भी अहम नज़्म निगार थे। शुबली असलन नसर निगार थे, लेकिन नज़में भी लिखते हैं। आप नसीम तखल्लुस इख्तियार करते थे, और ये चीज़ मैं आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। सुबह आज़ाद उनकी अहम नज़्म है। इसमें उन्होंने नादिर तशबीहात का इस्तेमाल किया है, बहुत कीमती तशबीहात का इस्तेमाल किया है। इसी वजह से इस नज़्म को कलीमुद्दीन अहमद ने हाली की मुसद्दस पर तरजीह दी, उससे भी ज़्यादा बढ़कर बताया है। इस्माइल मेरठी ने तसव्वुर और ख़यालात की दुनिया से हटकर अपने गिरदोपेश के माहौल को मौजू बनाकर बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं। इसलिए इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है, और ये सवाल रीट में एक बार आ चुका है।
कि किसे बच्चों का शहर कहा जाता है, इस्माइल मेरठी को बच्चों का शहर कहा जाता है। इसके बाद ब्रिज नारायण चकबस्त और सुरूर जहान आबादी की नज़में अहम हैं। उन्होंने हुब्बुल वतनी पर अहम नज़में लिखी हैं। हुब्बुल वतनी कहते हैं दोस्तों देशभक्ति को, किसे कहते हैं, देशभक्ति को। चकबस्त को कौमी शायर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देशभक्ति पर बहुत सारी नज़में लिखी हैं। इनके बाद अकबर इलाहाबादी भी एक अहम नज़्म निगार शायर हैं। उनको तंज़ो मिज़ाह का शायर कहा जाता है। एक सवाल था दोस्तों, कल वाला हमारा जो टॉपिक था रशीद अहमद सिद्दीकी वाला, उसमें एक खिंदा टॉपिक आया था। खिंदा उनका रेडियई मजमुआ है, बेशक खिंदा उनका रेडियई मजमुआ है, लेकिन वो तंज़ो मिज़ाह का मजमुआ है। किसका मजमुआ दोस्तों? तंज़ो मिज़ाह का मजमुआ है, जो कि रेडियई पर भी पढ़ा गया था। तो आप दोनों से कंफ्यूज ना हो, उसमें रेडियई भी नाम रहेगा और तंज़ो मिज़ाह भी रहेगा। और तंज़ो मिज़ाह का मजमुआ है जो रेडियई पर पढ़ा गया था। ठीक है, याद आ गया तंज़ो मिज़ाह देखकर, इसलिए बता दिया मैंने आपको। तो एक सवाल आ गया सर तंज़ो मिज़ाह और ये रेडियई अलग अलग है, तो बताइए कौन सा सही है? वो दोनों ही सही हैं। उनको तंज़ो मिज़ाह का शायर कहा जाता है। किसको? अकबर इलाहाबादी को। तंज़ो मिज़ाह मज़ा पैदा करना और तंज़ करना। उन्होंने अपनी शायरी में मगरबी तहज़ीब और उसकी तकलीद करने वालों को तंज़ का निशाना बनाया। मगरबी तहज़ीब, पश्चिमी सभ्यताओं को, वेस्टर्न कल्चर को। अकबर ने अपनी शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का बकसरत से इस्तेमाल किया है। उन्होंने आम बोलचाल के अल्फाज मसलन कल्लू, टट्टू, जुम्मन वगैरह के बड़े सलीके से इस्तेमाल किया है। उनको लिसानुल अस्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लिसानुल अस्र भी कहा जाता है। उन्हें खान बहादुर के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने उर्दू नज़्म को तरक्की देने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, मज़हब, सियासत वगैरह को अपना मौजू बनाया। इंसानी फ़लाह बहबूद पर भी नज़में लिखी हैं। इंसानी फ़लाह, इंसान की तरक्की पर, उनकी कामयाबी पर, उनको जगाने के लिए काफ़ी सारी नज़में किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने। साक़ीनामा, तुलुए इस्लाम, शिकवा, जवाब शिकवा, लेनिन, खुदा के हुजूर में, खिज़र राह, मस्जिद कुर्तबा, पहाड़ और गिलहरी, कौमी तराना, नया शिवाला और हिमालय, ये सभी इनके बहुत अहम नज़मों के नाम हैं। अल्लामा इकबाल के बाद उर्दू नज़्म को एक नई जहत, नया उसलूब और जदीद हैयत से आगाह करने वाले अब्दुल हलीम शरर हैं। नई जहत, एक नया तरीका, एक नया रिवाज देने वाला काम किसने किया है? अब्दुल हलीम शरर ने किया है। उन्होंने अपने रिसाले दिलगुदाज के ज़रिए जदीद नज़्म को फ़रोग दिया। किसके ज़रिए? दिलगुदाज उनका रिसाला, पत्रिका, मैगज़ीन आती थी, उसमें नई नज़्मों को शामिल किया। उन्होंने मगरिबी अंदाज में लिखी हुई नज़्मों को इत्तिबा की और उर्दू में गैर मुकफ़ा यानी मुअर्रा नज़्म को रिवाज दिया। गैर मुकफ़ा जिसमें काफ़िया नहीं होते हैं, मुअर्रा नज़्म जिसे कहा जाता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इस दौर में डॉक्टर अब्दुल कादिर का रिसाला मखज़न ने भी जदीद उर्दू नज़्म को फ़रोग दिया है। इनके बाद ये माद हो गया। इनके बाद जोश मली आबादी जैसे अजीम शायर ने रोमानवी और इनकलाबी नज़में लिखी है। रोमानवी, रोमांटिक कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कौम परस्ती, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद और हिब्बुल वतनी पर शायरी की है। कौम परस्ती, कौम का ध्यान रखना, हिंदू मुसलमान एक इत्तेहाद यानी हिंदू मुस्लिम एकता, हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति पर क्या लिखी हैं? शायरियाँ, नज़में आपने लिखी हैं। जोश के बाद रोमानवी शायर को फ़रोग देने वाले अख्तर शिरानी ने अहम किरदार अदा किया है। अख्तर शिरानी भी रोमानवी शायर हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए रोमानवी शायर किसे कहा जाता है, तो अख्तर शिरानी का नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने औरत को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया है और साथ ही औरत को अलामत के रूप में पेश किया है। उनका कहना था कि औरत सिर्फ हुस्न इश्क और खैर ख्वाही का सरचश्मा नहीं, बल्कि तख्लीक और मोहब्बत का मंबा है। एक लड़की का गीत उसकी क्या है? बेहतरीन मिसाल है। बहुत शानदार नज़्म है। नज़्म तबातबाई भी अहम नज़्म गो शायर हैं। कौन है नज़्म तबातबाई? 12th क्लास में चैप्टर भी इनका, गौर गरीमा, आप वहाँ डिटेल में जान सकते हैं इनके बारे में। उन्होंने उर्दू नज़्म को स्टैंजा की हैयत अता की। स्टैंजा समझ, स्टैंजा एक बंद छंद इंग्लिश में होता है जो। उन्होंने एलेजी का तर्जुमा गौर गरीबा के नाम से किया। एलेजी अंग्रेजी शायर ग्रे की नज़्म है। और किसने लिखी है दोस्तों? नज़्म तबातबाई ने लिखी है। एलेजी क्या होती है? किसी के मर जाने के बाद उसकी, अंग्रेजों में होता है, ठीक है, ईसाइयों में होता है कि कोई मर जाता है तो उसकी तारीफ़ में एक पूरी नज़्म लिखी जाती है और उसकी कब्र के पास खड़े होकर पढ़ी जाती है। उस एलेजी को ही क्या है, इन्होंने गौर गरीबा नाम से नज़्म में क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया। क्या कर दिया? इतना खूबसूरती से ट्रांसलेट किया कि लगता ही नहीं किसी का ट्रांसलेशन है, ऐसा लगता है बिल्कुल नई चीज़ लिखी गई है। और ये काम किसने किया दोस्तों? नज़्म तबातबाई ने। किसने किया? नज़्म तबातबाई, उनका नाम ही यही, ठीक है, नज़्म तबातबाई। इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक ने भी उर्दू को खूब तरक्की दी। कौन सी तहरीक थी दोस्तों? तरक्की पसंद तहरीक।
मौजू फ़िक्र के लिहाज से नज़्म को परवान चढ़ाया लेकिन फ़नी एतबार से कोई तवज्जो ना दी। यानी तरक्की पसंदों के नज़दीक सिर्फ मौजू असल था, कैसे लिखी जा रही वो ज़रूरी नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया, यूँ समझ लीजिए आप। तरक्की पसंद शौरा में फैज़ मजाज, फैज़ अहमद फैज़, मजाज लखनवी, अली सरदार जाफरी, एहसान दानिश, मोइन हसन जज्बी, फ़िराक गोरखपुरी, जमील मजहरी अहम नाम है। किसमें? तरक्की पसंद तहरीक में। उर्दू नज़्म का सफ़र जारी है और मौजू फ़न के लिहाज से शुअरा नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। उर्दू नज़्म का सफ़र यहीं रुकता नहीं है, तरक्की पसंद के बाद भी अब भी शायर आते जाते हैं, नई से नई शायरी आपके सामने पेश करते हैं और नए नए तजुर्बे और होते जाते हैं। जैसे पहले से नॉर्मल पाबंद नज़्म लिखी जाती थी, फिर मुअर्रा नज़्म लिखी जाने लगी, फिर आज़ाद नज़्म लिखी जाने लगी और आज के टाइम में नसरी नज़्म भी लिखी जाती है। अगर दुनिया ने तरक्की की, ज़माना और आगे बढ़ा तो हो सकता है 5वीं अक़साम भी आ जाए। धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ती है, हर चीज़ डेवलप होती है। तो ये इसका जो इतिहास था डेवलप होते होते यहाँ तक आया है। और ये जमील मजहरी, ऐसा मोइन हसन जज्बी, फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़ 11वीं-12वीं क्लास की बुक्स में आपको मिल जाएंगी। इनकी नज़में, इनकी गज़लें बहुत सारे आपके निसाब में शामिल भी हैं। आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने समझने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका नज़्म का आगाज़ और इर्तिका क्या होता है? ख़त्म होता है। क्या होता है? ख़त्म होता है। इसके बाद उर्दू नज़्म का आगाज़ और इर्तिका एक नज़र में, ये मैंने एक मज़मून लिखा है पूरा अपनी तरफ से। तो ये एक पेज, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, कितने पेज है दोस्तों? ये 7 पेज में कुछ चीज़ें लिखी गई है इसके अंदर। एक दो बार ये भी चैप्टर अगर मज़मून को पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और वैसे ऊपर वाले नोट्स जो हैं वही पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। और मैं पूरी फाइल, ये नीचे वाले जो पेजेस हैं मैं अपना टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा, पेड वाले में, तो वो इसको आसानी से पढ़ लेंगे, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। अपनी क्यूरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि उसको बेहतर किया जा सके। अपने मशवरे आप देते रहिएगा ताकि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आपकी कामयाबी ही मेरा अहम मकसद है। खुदा हाफ़िज़।